चंद मिनटों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की विशेष बैठक भी बुलाई गई है और फिर रात में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक पाकिस्तान ने बुलवा रखी है। तुर्की से उधार मांगकर एक वॉरशिप कराची में खड़ा कर चुका है पाकिस्तान। जनरल मुनीर एलओसी पर घूम घूम कर देख रहे हैं कि फौज जंग से मना तो नहीं कर देगी। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि देशवासी जो चाहते हैं वही होकर रहेगा। यह सुनकर पाकिस्तान और परेशान है। पिछले दिनों भारत ने चिनाब के बगलिहार डैम का गेट बंद कर दिया तो पाकिस्तान फिर से एटम बम मारने की बात करने लग चुका है। पाकिस्तान पूरी फौज अलर्ट पर रख चुका है, लेकिन भारत कुछ कर ही नहीं रहा। अब 14 दिन बीत चुके हैं। रोज पाकिस्तान का 1-1.5 करोड़ डॉलर सिर्फ रात रात की निगरानी में खर्च हो रहे हैं, जिसकी फौज का कुल बजट ही 750 करोड़ डॉलर है। वो भारत के हमले के डर से रोज निगरानी में इतने पैसे खर्च कर रहा है। उधर भारत है कि सैन्य तैयारियां कर रहा है। राफेल से लेकर AN-32 की लैंडिंग एक्सरसाइज चल रही है। फौज के लिए इमरजेंसी खरीद हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली में जनरलों की बैठकें हो रही है। पाकिस्तान ये सब देखकर पसीना पसीना हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पहलगाम के बाद अब हिंदुस्तान पाकिस्तान करने क्या वाले हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी क्या करने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देश जैसा चाहता है वही होकर रहेगा। तो क्या भारत पीएको को वापस लेने वाला है? क्या जंग किए बिना हिंदुस्तानियों की हसरत पूरी हो पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर विशेषज्ञों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पहलगाम के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जंग के हालात संगीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीओके से लेकर सरहदों तक और चीन से लेकर यूएन तक हलकान है। कभी पाकिस्तान का जनरल एलओसी में भटक रहा है, कभी उसके नेता खुद को दिलासा देने के लिए इजलासें बुला रहे हैं, तो कभी उनकी हुकूमत दुनिया भर में घूम घूम कर त्राहिमाम संदेश सुना रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकें बुलवा रही है। बाकी बची पाकिस्तान की आवाम तो वो अभी से आटे की बोरियां इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी जान ऊपर वाले के हवाले छोड़ रहे हैं। और तो और लोग जंग की सूरत में फिसड्डी फौज के साथ खड़े होने से भी मना कर रहे हैं। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी की ये राय शुमारी सुन लीजिए। इन 2 हफ्तों में भारत की ओर से 3 काम हुए हैं। कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान का पानी रोका गया है, सारे रिश्ते खतो किताबत खत्म हुई, जल थल नभ तीनों सेनाओं की तैयारी शुरू हुई और 2 हफ्ते में 3 बड़े नेताओं के बयान सामने आए। पीएम ने कहा पाताल तक ढूंढ कर मारेंगे, गृह मंत्री ने कहा चुन चुन कर मारेंगे, रक्षा मंत्री ने कहा जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। आप तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से अमृतसर तक सिर्फ एक ही आवाज आ रही है और वो है कि पहलगाम का बदला लिया जाए, आतंकवादियों को खत्म किया जाए, आतंकियों के आकाओं को नेस्तनाबूद किया जाए और आतंक के मददगारों को भी खत्म किया जाए। और देशवासियों की इस हसरत को पूरा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इससे जुड़ा एक सवाल पिछले दिनों देश के सामने रखा गया था। सवाल था कि क्या मोदी सरकार को पहलगाम का बदला उरी या पुलवामा जैसे लेना चाहिए। जवाब देने वाले लोगों में से 7% लोगों ने कहा था कि वैसा ही बदला हो, लेकिन 75% हिंदुस्तानी उससे भी बड़ा बदला चाहते हैं। लेकिन ये बदला कितना बड़ा और कैसे हो सकता है? आम हिंदुस्तानियों के बीच 2 राय है। पहली ये कि पाकिस्तानी आतंकवाद का समूल नाश कर दिया जाए, दूसरी ये कि पाकिस्तान के कब्जे से अपनी जमीन वापस ले ली जाए। पहलगाम के बदले दोनों ही टारगेट पाने के लिए हिंदुस्तान को जंग के मैदान में उतरना ही होगा और शायद उसी की तैयारी भी सरहदों से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक चल रही है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान है जो चिनाब का पानी भर रोकने से एटम बम मारने की बातें कर रहा है। तुर्की से एक वॉरशिप बुलाकर कराची पोर्ट पर चौकीदारी में खड़ा करा रहा है। चीन के राजदूत के सामने सुबह शाम की मिन्नतें मांग रहा है। तो आखिरी विकल्प के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर खुद के बचाव का फानूस बनाने की तैयारी कर रहा है।
ऐसी ही धमकियां दे देकर पाकिस्तान खुद की जान बचाने का माहौल बना रहा है। पाकिस्तान की पहल पर 5 मई को ही यूएनएससी में भारत पाकिस्तान हालात पर आपात बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान यूएनएससी की 15 सदस्यों वाली समिति का अस्थायी सदस्य है। मई में इसकी अध्यक्षता ग्रीस कर रहा है। इसमें रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के वीटो पावर्ड नेशंस के अलावा अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों से मिलकर भारत की स्थिति और प्रण के बारे में बता चुके हैं। अमूमन सभी मुल्कों ने किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान की जान हलक में है। फौरी कार्रवाई न होता देख पानी रोके जाने पर भी पाकिस्तान युद्ध की बातें कर रहा है। अब इंतजार बस इसी का है कि भारत क्या पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करता है, पाकिस्तानी आतंकवाद को प्यासा मार डालता है, या पीओके को वापस लेकर पाकिस्तान की हसरतें हमेशा के लिए दफन करता है। आज तक ब्यूरो। तो 3 सवाल इस चर्चा के पहले निकलते हैं। पहला सवाल, देश जो चाहता है वो होकर रहेगा, इसका मतलब क्या है? दूसरा सवाल, क्या बिना जंग किए पाकिस्तानी आतंक का खात्मा क्या संभव है? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि आतंक को जड़ से उखाड़ देंगे, तो अब बिना जंग किए यह खात्मा संभव है क्या? क्या बिना गोली बंदूक चले तबाह हो जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं। सिंधु जल जो नीति है वो उसको रोक दिया गया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड बंद कर चुके हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी रोक लगाने की कोशिश भारत की तरफ से चल रही है। लेकिन क्या उससे काम चलेगा? बिना गोली चले भारत पाकिस्तान को रोकने में भारत कामयाब हो पाएगा? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले देश क्या चाहता है? आपके हिसाब से देश क्या चाहता है? क्योंकि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि देश चाहता है वो होकर रहेगा। जी देखिए, देश निश्चित तौर पर आतंकवाद से मुक्ति चाहता है। जिस तरह से निर्दोष नागरिकों का रक्त पिछले 5 दशकों से लगातार भारत में बहाने का काम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद करता रहा है, उससे देश मुक्ति चाहता है। बिल्कुल आतंकवाद समाप्त हो जाए, जड़ से समाप्त हो जाए, न आतंकवाद बचे न आतंकवाद का आका बचे, यह देश के हर नागरिक की मनोकामना है और इस मनोकामना को पूर्ण करना है। और एक अन्य बात है, भारत के संसद ने 1990 के दशक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो भारत के अंग रहा है, शताब्दियों से अंग रहा है, ऐसे जम्मू एवं कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जबरन कब्जा है, वो गुलाम कश्मीर है, उसको भी भारत में मिलाने की संप्रभु भारत के संसद की सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित हुआ था। और वह जो है हमारी एक अधूरी हसरत है, वह भी पूरी होकर रहेगी। यह हर भारतीय की इच्छा है कि हम आतंकवाद से मुक्त हों और जिस कश्मीर के नाम पर आतंकवाद को लगातार जायज ठहराने का काम पाकिस्तान के विविध हुक्मरान करते रहे हैं, वह कश्मीर पूरी तरह से संप्रभु भारत का अंग रहा है, वह पूरी तरह से भारत का अंग बन जाए, इस दिशा में भी संप्रभु भारत ने निश्चित तौर पर कदम उठाने हैं। तो कुल मिलाकर आप इस तरफ अंदेशा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत कब्जा करने की तैयारी में है। क्या हम ये मानकर चले? आलोक शर्मा, आप सुन रहे हैं कि देश में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है? अगर 23 तारीख जी, प्रेम शुक्ला जी। नहीं, साहिल जी क्षमा कीजिएगा, दोबारा जीतना है, क्षमा कीजिए, कब्जा गलत शब्द है। वो हमारा, हाँ वो हमारा है, वो हमारे साथ हमारा हिस्सा है, हम दोबारा लेना चाहते हैं। जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हो चुका है उस पर काम करने की अब नौबत आ चुकी है, उस पर काम होना चाहिए, यही सरकार की तरफ से आप कहना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी, आपने भी देखा कि 23 अप्रैल से लेकर लगातार हर रोज भारत के तरफ से नई नई बातें की गई है। अगर उस पर हम जरा एक बार नजर डालें, क्योंकि आपसे प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है इसको लेकर कि विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है। क्योंकि अब तक जो भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से किया गया है, वो यही किया गया है कि सबसे पहले तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रद्द कर दिया गया 23 तारीख को। उसके बाद जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको सार्क का जो उनका वीजा था वो वापस लिया गया। उसके बाद सरकार ने डिफेंस, नेवल और
जो एयर चीफ से उनसे मुलाकात की, उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में डिफेंस अटैचीज होते हैं उनको कह दिया गया कि आप पर्सोना नॉन ग्रेटा बन चुके हैं, आपकी अभी कोई अहमियत नहीं बची है। बाकी जो बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, विजिटर, पिलग्रिम, सारे जो वीजा थे पाकिस्तानी नेशनल्स को दिए गए वो रद्द कर दिए गए। पाकिस्तानी को 800 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया 28 अप्रैल तक। 29 अप्रैल को जो मेडिकल वीजा है उस पर भी कार्रवाई की गई। 30 अप्रैल को जो एयर स्पेस है पाकिस्तानी एयरलाइंस को वो बंद कर दिया गया। उसके बाद ओवरऑल स्ट्रेंथ है डिप्लोमेटिक स्टाफ का पाकिस्तान का भारत में वो 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। 2 मई को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को रिव्यू के लिए भारत की तरफ से कहा गया और उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि वर्ल्ड बैंक भी इस पर सोचे। भारत ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया। उसके आगे अगर हम देखें तो पूरी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया गया, पोस्टल सर्विस बंद करती गई और 4 मई को बगलिहार डैम से जो पानी छोड़ा जाता है उसको भी रोक लिया गया। इसके आगे भी कुछ उम्मीद है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि रोज विपक्ष से बयान आ रहे हैं। हमने देखा कि आप कांग्रेस के एक नेता राफेल हाथ में लेकर नींबू मिर्ची उसके नीचे लगाकर सरकार को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे कि उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिस डील को लेकर कांग्रेस को आपत्ति थी। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि विपक्ष ने सबसे पहले, कांग्रेस ने ही जो भी सरकार कदम उठाना चाहती है ठोस से ठोस, उस कदम के लिए हमने सबसे पहले सहमति दी। ऑल पार्टी मीटिंग की भी बात हुई। ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भी जो प्रावधान था, शुरुआत थी, वो कांग्रेस पार्टी ने की। कांग्रेस पार्टी ने हर तरह के सपोर्ट के लिए सरकार के साथ खड़े होकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पूरा देश जो चाहता है, अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा ही और प्रेम शुक्ला जी ने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि अब हम पीओके को, हम उसको वापस, जो कब्जा पाकिस्तान ने हमारे पीओके के ऊपर किया है उसको हम छुड़वाएंगे। तो हम बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी, कोई भी कदम बीजेपी लेड जो सरकार है एनडीए की, कोई भी कदम लेगी कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। जहाँ तक बात, आपने बहुत सारे काम गिनवाए हैं। देश की जनता, मुझे नहीं लगता कि इन कामों से सबसे संतुष्ट होगी कि ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, फलाना बंद हो गया। मुझे, जहाँ तक मेरी जनता के बीच में मैं भी जाता हूँ, क्योंकि जनता केवल इन चीज़ों से संतुष्ट हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपने इंडस वाटर टीटी 2017 में भी मोदी जी ने पंजाब में जब चुनाव था तो वहाँ पर उसमें एक्सप्लेन किया था पूरी तरह से कि हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद बंद नहीं हुई थी। तो ठीक है, आप इंडस वाटर टीटी को भी कैंसिल कर दें, तमाम चीज़ों को भी कैंसिल कर दें, लेकिन अब देश चाहता है कि भाई 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सिक्योरिटी लैप्स हुई वो किस वजह से हुई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान जो इन आतंकियों का आका है उसको सख्त से सख्त सज़ा कैसे मिल सकती है, उसका एक रोड मैप बने और उस पर कार्रवाई भी हो। लेकिन अभी तक देश शायद अभी तक बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। और मैं भी एक नागरिक होने के नाते, अगर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इतना बड़ा आतंकी घटना घटी, इतना बड़ा वाकया हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम करके देश को, मीडिया के साथियों को कम से कम जवाब दे देते। आज जवाब भी तमाम मीडिया के साथी जो हैं वो पाकिस्तान से गेस्ट बुलाकर कर रहे हैं। और आज तो जिस तरह से इनके लीडर हैं वो बर्फ में खेलते हुए वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जनता के मन में और प्रश्न चिन्ह आते हैं। इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा उसके में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रेम जी ने जो कहा वो बिल्कुल ये है कि भाई हम पीओके को लेके रहेंगे, इसका मतलब हम युद्ध की तरफ, जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को शांति से तो देगा नहीं। अगर कोई भी कदम सख्त से सख्त पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाता है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन रोड मैप दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जो मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है। और जो जनता की बात की, हमने देश को पूछा, हमने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था और उस पर हमने एक सवाल पूछा था लोगों से कि क्या मोदी सरकार को उरी पुलवामा जैसा बदला लेना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नतीजे उसके यहां पर नजर आने की। देखिए, देश की उम्मीदें बहुत जबरदस्त है सरकार से। जिस तरीके से यह हमला हुआ है, घिनौना हमला हुआ है, उसके बाद लोगों को लगता है कि अब सिर्फ स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, अब कुछ ठोस करना चाहिए। क्योंकि बार बार सरकार के तरफ से 3 बार अब तक कहा गया है कि चुन चुनकर बदला लेंगे, पाताल तक जाकर बदला लेंगे, और उसके बाद जो देश चाहता है वो। तो देश क्या चाहता है जरा लोगों के सामने रखते हैं। सवाल यह पूछा गया था कि क्या मोदी सरकार को उरी पुलवामा जैसा बदला लेना चाहिए। 7% लोगों ने सिर्फ कहा कि वैसा ही बदला लेना चाहिए। लेकिन अगला आंकड़ा देखिए, 75% लोग
75% उस सर्वे में लोग कह रहे थे कि उससे भी बड़ा बदला लेने की जरूरत है। और कूटनीतिक वगैरह बाकी सारी जो ऑप्शन है उसके लिए 11% और 3% अन्य, लेकिन 75% साफ। देश को क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी, ये साफ शब्दों में यहां पर लिखा गया है। लोग क्या चाहते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि जो उरी और पुलवामा के बाद सरकार की तरफ से किया गया, उसके बाद सरकार ने कहा कि हम करके दिखाते हैं, अब उससे भी बड़ा कुछ करके दिखाइए, और इसलिए टाइमलाइन आपको रखी जा रही है देश की तरफ से। निश्चित तौर पर उससे बड़ा होना चाहिए और होकर रहेगा। देखिए कब होगा, कैसे होगा, क्या रोड मैप होगा, ये रोड मैप तो टेलीविजन पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। और कृपा करके समझिएगा 1965 में जो है रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। कच्छ में लगातार जो है हमारी सीमाओं में घुसा चला रहा था। उसमें जनरल जे.एन. चौधरी जो है और जनरल अयूब दोनों एक ही मिलिट्री स्कूल के प्रोडक्ट हुआ करते थे, बैचमेट्स थे। जनरल जे.एन. चौधरी एक कॉन्फ्रेंस में मिले तो जनरल जे.एन. चौधरी से जनरल अयूब खान ने पूछा कि आप कब शुरू कर रहे हो युद्ध भाई? तो उन्होंने कहा था कि युद्ध हम शुरू करेंगे तब जब वक्त भी हमारा होगा, हमारा जो है जमीन भी हमारी होगी और जीत भी हमारी होगी। और हुआ वही, जब युद्ध शुरू किया तो हाजी पीर दर्रा भी हम जीत गए थे। इसी तरह से 1971 के युद्ध में भी श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीतिक कारणों से मार्च 1971 में युद्ध चाहती थी। ये हर कोई जानता, जनरल शिवाजी जी यहाँ बैठे हैं, उससे बेहतर आपको इस संदर्भ में बता सकते हैं। लेकिन सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा कि हमको अपने हिसाब से युद्ध करने दीजिए, और दिसंबर 1971 में भारत ने युद्ध प्रारंभ किया। हर कोई जानता है कैसे एक घाव और 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए, 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया। और ये बस अंतर इतना ही था कि ताशकंद समझौता और शिमला समझौता, हम युद्ध तो जीत गए लेकिन समझौते में पाकिस्तान एडवांटेज में रहा। जो भी रणनीतिक विशेषज्ञ है हर कोई यही इस बार तो समझौते की कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान को क्योंकि से दबाना चाहिए था। जब ईरान के परराष्ट्र मंत्री आए तब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि कोई समझौता नहीं होगा इस बार, और इस बार तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, पीओके को जोड़ने की। बिल्कुल, अब नहीं, बिल्कुल हमारा जो अधूरा एजेंडा है 1947 से 2025 तक का जो अधूरा एजेंडा है वह है जो भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। और आतंकवाद में जो पाकिस्तानी आतंकवाद है, पाकिस्तान के जो सैन्य आक्रमण है, इनकी जड़ में जो रहा है, उसको जब तक भारत में समाहित नहीं कर लिया जाता तब कहा जाता है आतंकवाद का समूल युद्ध शुरू करना एक बात है, लेकिन युद्ध खत्म करना दूसरी बात है। युद्ध खत्म करना किसी के हाथ में होता नहीं, ये भी कहा जाता है। और उसको लेकर भी हम मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव से जानेंगे कि क्या उस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जरा एक पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए आशुतोष, पिछले 14 दिन का अगर हम आइटिनरी देखें, अगर 14 दिन में क्या क्या हुआ है, अगर उस पर हम नजर डालें, तो लगातार इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। उसके बाद कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद वीजा बंद कर दिए गए और इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया गया। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ मीटिंग की। 29 तारीख को एक बार फिर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की गई। राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस चीफ उसमें शामिल थे। 30 अप्रैल को एक बार फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और उसके बाद फुल फ्रीडम दिया गया फोर्सेस को और कहा गया कि आप तय करें कि कब किस तरीके से हमला करना है। उसके बाद 30 अप्रैल को और एक मीटिंग हुई तमाम आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ में। उसके दूसरे दिन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद अब हमने देखा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और अब डिफेंस सेक्रेटरी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, पीएमओ वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सब क्या दिखाता है? और दूसरी तरफ अभ्यास चल रहा है। आपने सुना होगा कि किस तरीके से नए इक्विपमेंट खरीदने की बात चल रही है, एयर डिफेंस की तैयारी किस तरीके से चल रही है। ये सब क्या दिखाता है? कुछ बड़ा होने वाला है, यही हम मान के चले, या फिलहाल ये सिर्फ डराने की कोशिश यहां पर नजर आती है? देखिए साहिल, सबसे पहले बात हमें समझना पड़ेगा, सेना है और जो हमारे सुरक्षा एजेंसीज हैं
वो भावनात्मक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करते, वो भावुकता में बह के कोई कार्रवाई नहीं करते। जी। और वो अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो समझ बूझ के करेंगे, कोल्ड ब्लडेड तरीके से कार्रवाई करेंगे, कैलकुलेटेड तरीके से कार्रवाई करेंगे, और वो अपना वक्त लेकर कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा 1971 में जब अप्रैल के महीने में इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ मानेकशॉ को बुलाया था, उनसे बात की थी कि अभी हमको युद्ध करना है, तब मानेकशॉ ने कहा था कि हमें 6 महीने का वक्त चाहिए। और उसके पहले जब उन्होंने कहा, जब उनको लगा कि शायद मैं प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध जा रहा हूं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको अलग से कहा कि नहीं, आप पूरी तैयारी करिए, लेकिन जो कार्रवाई हो डिसाइसिव कार्रवाई हो। अप्रैल के बाद वो कार्रवाई दिसंबर 1971 में हुई, और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो हमारी भावना क्या है, देश की भावना क्या, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जल्दबाजी के अंदर ना तो कोई सेना कार्रवाई करती है, ना उसको करनी चाहिए। इसलिए 13 दिन का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात का है कि क्या भारत तमाम खतरों से अवगत होते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ डिसाइसिव कार्रवाई करने का मन कब बनाती है, और जब कार्रवाई करे तो फिर वो डिसाइसिव हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख रहा था, जिसमें यह खबर आई है कि तुर्की ने अपना एक बेड़ा शस्त्रों से लैस कराची के बंदरगाह की तरफ भेजा है। युद्धपोत रखा हुआ है, युद्धपोत रखा हुआ। अब ये जो स्थिति है, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं है। लड़ाई अगर होगी तो फिर तुर्की भी उसमें शामिल है। तुर्की ने स्पष्ट कर दिया, चाइना पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हो। चाइना ने तो कहा है कि वो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। अब चीन, पाकिस्तान, तुर्की, उधर अजरबैजान से भी कुछ खबर आ रही। मेरा कहना इस बात को लेकर यह है कि ठीक है, हमारी भावनाएं ये हैं कि पहलगाम में हिंदुओं के साथ, देश के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसका बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठा लें और उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर नुकसान हो, यह नहीं हो सकता। इसलिए सेना का जो काम है वो सेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए। बड़ा कदम उठाना है, छोटा कदम उठाना है, ये पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को समझ के ही कदम उठाया जाएगा। और मुझे इस बारे में कतई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत की जो सेना के जो लोग हैं, जो जिनके हाथों में सेना की कमान है, जो सुरक्षा एजेंसियों की कमान है, वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं, और वो सोच समझ के ही कदम उठाएंगे। और पॉलिटिकल जो लेकिन लीडरशिप आशुतोष, है, वो आपको उनको भी ये पूरा बात मौका पता देगा। है कि भले ही डिफेंस फोर्सेस को छूट दी गई हो इसके बारे में, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा फैसला ये पॉलिटिकल फैसला होता है किसी भी स्थिति में। और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि जनमत का एक दबाव यहां पर नजर आ रहा है। 75% लोग कहते हैं कि उरी और पुलवामा के बाद जो हुआ उससे भी ज्यादा बड़ा कुछ होना चाहिए। यह दबाव भी तो कहीं ना कहीं होगा ना, और यह दबाव इसके पहले भी सरकारों पर कई बार आ चुका है। फिर वो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब भी, और 26/11 पर में जिस तरीके से मुंबई पर अटैक हुआ था उसके बाद भी। देखिए, पॉलिटिकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क यह है कि यहां पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करती है और सेना उसको अंजाम देती है। पाकिस्तान के अंदर सेना फैसला करती है और पॉलिटिकल लीडरशिप उसको कवर करती है। यह बुनियादी फर्क है। जहां तक दबाव का प्रश्न है, मैं इस बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि भारत की सरकार किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आएगी। चाहे वो जनता का दबाव हो, चाहे वो विदेशी दबाव हो, चाहे वो पाकिस्तान का दबाव हो, वो वही फैसला करेगी जो देश के हित में होगा और जो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला होगा। इसलिए सही बात है, जब 26 लोगों का कत्ल होगा, कत्लेआम होगा, तो लोगों की भावनाएं भड़केंगी, लोगों का खून खौलेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। किसी भी दबाव में काम नहीं होगा। मेरी खबर इस वक्त आ रही है राजीव रंजन जी की, पाकिस्तान से तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान इस वक्त आ चुका है। दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाक का समर्थन, चीन की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन किया गया है। और आज ही पाकिस्तान ने यूएनएससी की बैठक बुलाई है, और वहां पर जो बाकी देश हैं, जो उसके परमानेंट मेंबर्स नहीं है, वो भी उसमें शामिल होंगे, जिनसे एस जयशंकर पहले से ही बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर रूस के बाद, रूस ने भारत के पक्ष में दिया, अब चीन का स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए पाकिस्तान का समर्थन। चीन के राजदूत ने पाकिस्तान राष्ट्रपति से मुलाकात की, आसिफ अली जरदारी से चीन के राजदूत मिले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाक का समर्थन किया जाएगा। यही तो बात है ना राजीव रंजन जी, सोच समझ के फैसला करना चाहिए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन बहुत सारी चीजें हो जाती है। शिवानी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता। शिवानी, रशिया की तरफ से भारत का समर्थन और उसके बाद अब चीन की तरफ से यह बयान क्या कहता है? पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है युद्ध की स्थिति टलने के लिए।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहिल, पाकिस्तान डरा हुआ है, खौफ में है, बौखलाया हुआ है और इसी वजह से जब भी भारत कोई बड़ा कदम उठाता है उसका जवाब देने की कोशिश करता है पाकिस्तान, घबराया हुआ पाकिस्तान। और यहां पर चीन के राजनयिक से मुलाकात हुई है और चीन ने ये भरोसा दिया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि चीन का कहना है कि वो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उसके हितों के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है साहिल कि पाकिस्तान के अंदर जो सीपेक प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने अच्छा खासा पैसा लगाया है उसकी सुरक्षा भी चीन चाहता है और इसीलिए चीन चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव बढ़ता है, पहली कोशिश यही है चीन की कि ये तनाव कम हो। दूसरी कोशिश इसकी ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं वो बैकिंग करेगा और ऐसा क्लेम भी कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अकेले इतना दम नहीं भर पा रहा है, उसे बार बार जरूरत पड़ रही है कभी ईरान की, कभी चीन की, कभी तुर्की की। और एक बार फिर ऐसा ही क्लेम सामने आया है पाकिस्तान की तरफ से कि चीन उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि भारत कि इसी तरीके से और इसीलिए शायद हो सकता है पे काम कर रहा है। यूएनएससी की मीटिंग भी इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बार बार बुलाई गई है और इससे पहले भी चीन ये बात कह चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तो वहां पर तुर्की ने अपना एक युद्धपोत वहां पर भेजकर रखा हुआ है पाकिस्तान के समर्थन में और दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी बयान आ रहा है। शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उसके साथ यूएनएससी की बैठक भी आज रात को होने वाली है, रात को 10 बजे भारत के समय के हिसाब से रात को 10 बजे यह बैठक होगी और वहां पर भी पाकिस्तान ये मुद्दे उठा सकता है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, आज की स्थिति में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आपने थोड़ी देर पहले सुना कि पीओके वापस लेने की बात भी की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक बार हो जाने दीजिए, जो होना है वो हो जाने दीजिए। यह कितना आसान है और कितना मुश्किल, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए क्योंकि एक बार अगर युद्ध शुरू होता है तो वो खत्म करना किसी के हाथ में नहीं होता, यह कहा जाता है, जिसका मैंने जिक्र इससे पहले किया था। हाँ देखो साहिल, पहले तो ये समझना कि कहीं ना कहीं प्रेशर है कि भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, मगर आपको यह समझना चाहिए कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ गवर्नमेंट चली हुई, क्योंकि एक देखें पहले इकोनॉमिक एक्शन लिए गए, जिस प्रकार से आपका इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, पानी छोड़ना बंद कर दिया अभी काफी हद तक, बागलिया डैम में भी, सलाट डैम में भी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसको पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होने वाला है, पानी की काफी कमी होने वाली आने वाले टाइम में। उसके बाद डिप्लोमेटिक एक्शन देखें आप, क्या है, पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। आप देखें कि आज ज्यादातर देश भारत के साथ 3 ही देश हैं, जैसे आशुतोष साहब बता रहे थे कि एक प्रकार चीन और टर्की और अजरबैजान, उसके अलावा पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम इसको ग्रे लिस्ट में डलवाने की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग के लिए। इसके बाद इसको यूनाइटेड नेशन में इसको एक प्रकार आतंकवादी देश डिक्लेयर कराने की भी चेष्टा है। इसके साथ साथ आईएमएफ से इसको बेल आउट लोन ना मिले, इसी प्रकार एशिया डेवलपमेंट बैंक से भी इसको आगे कोई लोन ना मिले, उसकी भी बातचीत हो रही है। और अब एंड में उसके काइनेटिक एक्शन होना है, जो मिलिट्री ऑपरेशन है एक्शन। अब बात आती है क्या होगा मिलिट्री एक्शन, उसका क्या रूपरेखा होगी। देखो सच्चाई यह है कि आपने पुलवामा की आपने पहले उड़ी किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की और आपने घुस के उनके 30 से 40 जो आतंकवादी लॉन्च पैड पे मारे। पुलवामा हुआ, आप बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर घुस के उनका जैसे मोहम्मद का एक प्रकार कैंप को खत्म कर दिया। मगर इस बार वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों को जो पालते हैं पोसते हैं, जो इसके आका हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात बार सुनेंगे बिहार में भी बार बार कि ये जो पालते हैं आखिर कौन है, जो इनको पोसते हैं, पालते हैं, ट्रेन करते हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। इसका मतलब आपको उनके ऊपर कॉस्ट एक प्रकार डालनी पड़ेगी, उनको हर्ट करना पड़ेगा, उनको चोट मारनी पड़ेगी। और जब तक वो चोट नहीं मारोगे तब तक काम। देखो सच्चाई यह है, हम सोचते हैं कि आतंकवाद का स्रोत भारत में, हमने 100 मारे फिर 50-60 आ जाते हैं। इसका स्रोत, इसका सोर्स पाकिस्तान में है। जब तक आप उस स्रोत को बंद नहीं करेंगे, जब तक वहां की पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कब्जे में नहीं डालोगे, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं करोगे, तब तक इसका इलाज नहीं है। अब बात आती है कि कल को क्या, आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा साहिल, 2 क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं कि क्या भारत पीओके को लेने की कोशिश करेगा। देखो सच्चाई है, पीओके भारत का हिस्सा है। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में, यूनिवर्सली अडॉप्ट हुआ था कि पीओके भारत का हिस्सा है, भारत में वापस आना चाहिए। 26 सीटें अभी भी असेंबली में जेएंडके में छोड़ी जाती हैं। कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो समय बताएगा। तो यह सच्चाई है कि आज की तारीख में पीओके, लेकिन क्या ये वक्त है? नहीं वही मैं बता रहा हूं, अब सुन लो साहिब,
कि अब क्या ये उसके वक्त ऊपर- है? क्योंकि नहीं, क्योंकि देखो- क्योंकि कई सारे ऑप्शंस यहां पर रखे जाते हैं और आपने सही जिक्र किया उस बात का कि उसके जड़ में जाकर चोट करनी चाहिए, लेकिन ये चोट कैसे होगी? क्या मैं ये मिलिट्री बता- ऑप्शन ये अकेला उसके लिए ऑप्शन है? क्योंकि देश तो वही चाहता है कि खून का बदला खून, यही बातें सब जगह पर की जाती है। क्या ये अकेला ऑप्शन है या बाकी सही चीजों नहीं। का जो जिक्र किया गया उसके जरिए भी वो हासिल किया जा सकता है? नहीं साहिल, देखो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। आपने इकोनॉमिक एक्शन ले रहे हो, आप डिप्लोमेटिक ले रहे हो, आप मिलिट्री एक्शन भी लेना है, पर मिलिट्री एक्शन ये नहीं है कि एक बार ले लिया खत्म। आपको लगता है ये कंटिन्यूस कुछ देर के लिए लेने पड़ेंगे? पाकिस्तान की फौज को हर्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की आईएसआई को हर्ट करना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हर्ट हो। जो आप बात मैं पीओके कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये तो हमारा रिजोल्यूशन है, कब ले कैसे आएगा वो समय बताएगा। मगर अब किस रूपरेखा में होगा ये भारत के प्रधानमंत्री ने आपके तीनों चीफ के ऊपर छोड़ दिया है। उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया है कि आप डिसाइड करें कौन सा टारगेट होगा, कौन सा हथियार होगा, कहां होगा, कब होगा, ये डिसाइड करेंगे। मगर एक बात आप मान के चलो, मैं ये तो शायद बहुत जरूरी बातें दो तीन कि ये मान के चलो, हम एस्केलेटरी लैडर होता है उसके तहत देखेंगे कि अगर हम कुछ एक्शन लेते तो पाकिस्तान भी जरूरी है उसके ऊपर एक्शन लेगा कि वो क्या एक्शन हो सकता है, हम उसका क्या जवाब देंगे। एक एस्केलेटरी लैडर में ये तो नहीं चीज एकदम काबू से बाहर निकल जाए। तो ये हर चीज को आप मान के चलें। मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत की जो फौज है वो हर चीज को नाप तोल के चलेगी। एक बार 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 आवाज आती है पाकिस्तान से, जिस प्रकार से जो पाकिस्तान के एम्बेसडर, ये बात तो ठीक है नहीं, मैं कि एक हर और चीज चीज का सोच समझकर जवाब देना पड़ेगा, यह बात तो आपकी ठीक है। लेकिन राजीव रंजन जी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बयान आते हैं उसके बाद लोगों को लगने लगता है कि भाई जल्द से जल्द फैसला हो जाए, क्योंकि इससे पहले कभी 11 दिन में, कभी 12 दिन में जवाब दिया जा चुका है। और इसीलिए तो लोग इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। 75% लोग कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई करो करके। देखिए, एक आम हिंदुस्तानी तो आहत है। दबाव तो देश की जनता का बहुत है, लेकिन ये सारी चीजों का भी ख्याल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, जो युद्ध की जटिलताएं हैं उनको बगैर समझे हुए कोई कार्रवाई तो देश नहीं करेगा। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? हमने पाकिस्तान को हर युद्ध में शिकस्त दी है और ये एक बार फिर एक निर्णायक लड़ाई की स्थिति होगी। हमारा जो अनुमान है, जो कार्रवाइयों का जो स्वरूप है, आपने खुद सारे पैनलिस्ट ने ये कहा है कि चाहे वो आर्थिक घेराबंदी का सवाल हो, जो कूटनीतिक तौर पर जिस तरह से हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, और सामरिक ठिकानों को लेकर के भारत की जो तैयारियां हैं वो निसंदेह पाकिस्तान से बेहतर हैं। और चाइना ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो पूरी दुनिया की जो नई व्यवस्था है, वहां अर्थव्यवस्था की जो भूमिका है उसको चीन भी समझेगा कि सीमा तक भारत से तनाव वो बढ़ाना चाहेंगे। ये कहीं ना कहीं उन्हें संतुलन भी साधना होगा। हमें फैसला तो करना होगा, लेकिन कब करना है ये तय करने की जिम्मेदारी जरूर देश के राजनीतिक नेतृत्व की है। और हमें विश्वास है इस युद्ध में पाकिस्तान के अंदर की जो विसंगतियां हैं उनका नुकसान भी पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। चाहे वो उनके लिए जो परेशानियां आप कह सकते हैं जो बलूचिस्तान में है, जो खैबर पख्तूनवा में है, जिस तरह की परेशानियां एक दौर में लंबे समय तक जो सिंध के अंदर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हाल रहा है, और इसके साथ ही आज चाहे वो ये इसके अलावा जो भी उनके उपद्रव और जो परेशानियों के इलाके हैं, उन इलाकों में भी भारत की भूमिका है। बहुत सारी चीजें चैनल पर नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन उन संभावनाओं को भी ढूंढ करके पाकिस्तान को अंदर से पाकिस्तान कमजोर हुआ है, जर्जर हुआ है, इस पर एक निर्णायक प्रहार की जरूरत है, लेकिन सोच समझ कर करने की जरूरत है। कब से ज्यादा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि दो संधियों की बात हुई, एक शिमला समझौते की बात हुई और एक इंडस वाटर टीटी की बात हुई। अभी मैं आज तक की स्क्रीन पर देख रहा था कि इंडस वाटर टीटी जो है वो स्थगित कर दी गई है। स्थगित का मतलब शायद मैं समझता हूँ पोस्टपोन कर दी गई है। अगर वो रद्द कर दी गई है तो रद्द लिखा जाना चाहिए। अगर वो रद्द हुई है तो उसका कोई ना कोई गवर्नमेंट ने कोई रेजोल्यूशन, कोई कागज़, कोई चिट्ठी
निकाली होगी जरूर। मैं अभी तक उस चीज पे बहुत क्लियर नहीं हूं और शायद आज तक के दर्शक भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की घोषणा 2017 में भी काफी हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज, शिमला समझौते के ऊपर तमाम प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर शिमला समझौता इतना गलत था तो शिमला समझौते को तोड़ देना चाहिए था। 11 साल मोदी जी को हो गए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी को होते चले गए, और शिमला समझौता अभी भी पाकिस्तान की तरफ से ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है। तो मैं समझता हूं पिछली सरकारों को कोसने की बजाय अब विचार ये होना चाहिए, क्या हम डिप्लोमेटिकली सही आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरह से कहना चाहूंगा कि अगर चाइना, टर्की और तमाम देश अगर वहां पर पाकिस्तान को बैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो डिप्लोमेटिक स्तर पर और ज्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अगर रशिया हमारी मदद करेगा तो सवाल अमेरिका पूछूं आपसे आलोक जी, सीधा पाकिस्तान की मदद करेगा। डिप्लोमेटिक स्तर पर किसी भी देश को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले भी 1971 में हमने देखा था कि अमेरिका और यूके पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार को लगा, भारत को लगा, वही उन्होंने किया है। सही है ना? तो क्या आपको लगता है कि चाइना या तुर्की को मुझे लगता है पाकिस्तान से तोड़ना आसान रहेगा? नहीं, मैं समझता हूं कि किसी भी देश को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये टीवी डिबेट्स में बहुत अच्छा लगता, कोई भी आके कह जाता पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अलग कर दिया। पहली बार हुआ है मोदी जी के शासनकाल में कि रशिया और पाकिस्तान की फोर्सेस ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, पहली बार हुआ है। और यूक्रेन के युद्ध से 2 दिन पहले इमरान खान रशिया बैठे थे, हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो कौन सा नेक्सस कहां पर काम कर रहा है देशों का जियोपॉलिटिकली, यह अभी समझना मुश्किल है। लेकिन यह कह देना कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जल्दी से कुछ ऐड करना चाहते हैं और आखिर में फिर प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। इसमें बहुत गहनता से, गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है। और जो अभी तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आर्मी हमारी पूरी तरह से मुस्तैद आज भी है, पहले भी थी। अब देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। कांग्रेस पार्टी हर निर्णय अब भी सवाल यही है आशुतोष मेरा, कब से ज्यादा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है आज की स्थिति में भी। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद समय खत्म हो रहा है, मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाना है। साहिल, जब बस 30 सेकंड के अंदर मैं जवाब दूंगा। देखिए, 1971 में भी अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा अरब सागर की तरफ भेजा था, लेकिन भारत उसके दबाव में नहीं आया। भारत ने कार्रवाई की, लेकिन 6 महीने के बाद कार्रवाई की। अब चीन जिस तरीके से पोस्चरिंग कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें अपने सैन्य बल पर छोड़ देनी चाहिए। लेट देम डिसाइड। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से, कब से ज्यादा क्या क्या होगा, उसको लेकर लोकसभा। देखिए 65 और 71 में भी पूरी तरह से चीन, अमेरिका और तब तो ब्रिटेन भी, पूरा यूरोप जो है वो पाकिस्तान की तरफ था। फिर भी भारत ने सफलतापूर्वक युद्ध तो जीता ही। ये अलग बात है कि जब हमारा 65 के युद्ध के बाद समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी का पार्थिव ताशकंद से जिस रहस्यमय ढंग से आया, आज भी देश के लोगों को उस पर आशंकाएं बहुत तमाम हैं। आगे क्या होगा उसको लेकर, माफ करिए मेरा समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से हमने दिखाया, 75% लोग कह रहे हैं देश के कि उरी और पुलवामा से बड़ा कुछ करने की जरूरत आज की स्थिति में, और जो राजनाथ सिंह भी कह रहे थे कि जो लोगों के मन में है वही होगा। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसी का इंतजार आज की स्थिति में लोगों के सामने है।